नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये IDFC फर्स्ट बैंक में आखिर हो क्या रहा है। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, प्रॉफिट उल्टा डिक्रीज़ हुआ है और क्वार्टर 4 का जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मैनेजमेंट खुद कह रही है कि माइक्रो फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो क्वार्टर 4 में भी रह सकता है, इनफैक्ट रहेगा ही क्योंकि ये सारे बैंक का प्रॉब्लम है। तो रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत अच्छा आने वाला नहीं है। ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखें तो वही बहुत अच्छा नहीं है। तो आखिर हम इस बैंक को देख क्यों रहे हैं दोस्तों? इस बैंक को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इस बैंक के जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। और रहा बात खराब परफॉर्मेंस का, तो वो पूरा सेक्टर जब डाउन रहेगा तो हर बैंक का परफॉर्मेंस खराब रहेगा। ऐसे सिचुएशन में हमें अच्छे बैंक्स को ढूंढ के वहाँ पे पोजीशन बनाना है ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट फ्यूचर में हो सके। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप आज खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट आज नहीं होता, आपको फ्यूचर में होता है। तो आपको वो देखना है कि स्टॉक में फ्यूचर में कितना परफॉर्मेंस करने का ताकत रखती है। तो देखिए, पहले टेक्निकल में देखते हैं। जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इस जगह पे आप देख सकते हैं 64 के आसपास जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब भी इसके पास गया है तो यहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया है और जो इसने लो लगाया था वो लो लगाया था रिसेंट 59 का, और जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद जो लो लगाया था वो 56 के आसपास का लगाया था। लेकिन वहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा हमको रिकवरी देखने के लिए मिला है, जिसके लो से आपको अराउंड 14% तक का रिकवरी देखने के लिए मिला। यानी बायर्स तो यहाँ पर है, अगर ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता है तो लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप यहाँ वॉल्यूम में चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह को भी 28 अक्टूबर को भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग आया था। एज यू कैन सी इन दिस वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम बना है यहाँ पे। अब 53, 52 के पास 55 के आसपास इतना अच्छा खासा बाइंग क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बैंक का जो करंट बुक वैल्यू है वो 51 के आसपास हो चुका है और 55 पे खरीदते हैं तो बुक वैल्यू के बहुत पास खरीद रहे हैं, जो कि किसी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा खासा वैल्यूएशन होता है। और दूसरी बात, करेक्शन का अगर देखें तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है। वो इस रेंज में ही घूम रहा है। कुछ समय के लिए थोड़ा नीचे आया था, लेकिन इस रेंज में कहीं ना कहीं प्राइस स्टेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बेस बन चुका है और यहाँ पे कुछ समय तक और कंसोलिडेशन करने के बाद, मान लीजिए 3 महीना और, क्योंकि क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी उतना कुछ खास नहीं होने वाला, उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा खासा अपमूव देखने के लिए मिल सकता है। और जिस तरीके से बैंक काम कर रहा है, आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट हमको दे के ही रहेगा। क्योंकि फिलहाल जो बैंक है वो अनचार्टेड टेरिटरी में नहीं है। अब ऑलरेडी इसने दिखा चुका है कि ये 100 तक को टच करके आया है। तो वापस यहाँ से अगर 100 को टच करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको 65% तक का रिटर्न मिल जाए, जो कि बहुत ही डिसेंट सा रिटर्न है। अगर हमको ये रिटर्न मिलने में 2 साल भी लगता है तो आराम से मिल सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है 2 साल के अंदर बैंक इससे ज़्यादा प्रॉफिट करेगा और बहुत ही अच्छा खासा हमको रिटर्न मिलेगा स्टॉक के फॉर्म में। अब देखते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो सीधा मैं स्क्रीनर पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसके बैलेंस शीट को देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो इस बैंक का जो रिजर्व्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। 2017 में जहाँ पे 11,000 करोड़ का था, वहाँ पे बढ़ के अब वो 25,000 करोड़ का हो चुका है। याद रखिएगा दोस्तों, कोविड के टाइम में इसका रिजर्व काफ़ी घट भी गया था, 10,000 करोड़ तक नीचे आ गया था, यानी 1,000 करोड़ का लॉस हुआ था। लेकिन अब वापस से 25,000 करोड़ तक का इसने अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर लिया है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो रेवेन्यू देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 2017 में जो 8,000 करोड़ था अब वो बढ़ के 35,000 करोड़ का हो चुका है। यानी मैसिव ग्रोथ हमको इस बैंक में दिख रहा है। तो बैंक में ग्रोथ तो अच्छा खासा है, लेकिन जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो अभी फिलहाल दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन इसके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये सारे प्रॉब्लम्स कुछ मैटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि 90% ऑफ इनका जो प्रॉब्लम है, जो इनको पीछे खींच रहा है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाने वाले हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी पिछले 3 साल से काफी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। जहां पे 2022 में सिर्फ 132 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 2,400 करोड़ का हुआ, फिर वो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ हो गया। और इस साल में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देखें तो वो सिर्फ 1927 करोड़ का है। तो ये अराउंड आपको जो साल दिख रहा है इसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस दिख सकता है, क्योंकि अगले क्वार्टर का प्रॉफिट भी मुझे लगता है कि 200 से 300 करोड़ के आसपास का ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप और 300 करोड़ को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे अराउंड 22 करोड़ 2200 करोड़ के आसपास का आएगा। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका 1 साल यहाँ पे खराब हुआ है। और याद रखिएगा, बैंकिंग एक साइक्लिकल सेक्टर है। तो बैंकिंग में जब सारे के सारे लोन खराब होते हैं तो 1 साल 2 साल आपका खराब हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब वापस साइकिल रिवर्स करता है तो बहुत ही अच्छा खासा अप हमको देखने के लिए मिलता है। ना ही सिर्फ स्टॉक में, हमको बिजनेस के परफॉर्मेंस में भी देखने के लिए मिलता है। और एक बार इन्वेस्टर्स में आके देख लेते हैं तो प्रमोटर्स के पास अभी 0% रह गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के प्रमोटर्स भाग गए। इसका मतलब ये है कि जो प्रमोटर्स था, मतलब जो बैंक है, वो अभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हाथ में आ चुका है, यानी कोई भी एक प्रमोटर उसका नहीं है। वैसे भी जो टोटल गाइडलाइन जो बैंक को जो रूल करता है, जो भी रूल्स बनाते हैं, वो RBI के अंडर में आता है। तो अगर कोई प्रमोटर नहीं है तो बैंक के लिए अच्छा है, क्योंकि बैंक में क्या है, आपको लोगों को लोन देना है।
तो अगर प्रमोटर कुछ उल्टा पुल्टा करता है तो वो गलत जगह पे लोन जा सकता है, जैसा कि येस बैंक में हुआ था। तो ये बेटर है कि बैंक में मैनेजमेंट नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का हिस्सा बहुत जीरो है। एफआईएस का देखें तो इस क्वार्टर में अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, 27% हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मर्जर की वजह से हुआ है। जो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मर्जर हुआ था उसकी वजह से हमको यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन फिर भी एफआईएस का अच्छा खासा स्टेक इसमें आ चुका है अभी। डीआईएस का देखें तो उनके पास भी 16% का स्टेक है, गवर्नमेंट का देखें तो 9% का स्टेक है, और पब्लिक का देखें तो 47% तक का स्टेक है। अगर यहाँ पे मैं एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशीष धवन, जो कि एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इस बैंक में 1.19% उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि इस बैंक का जो नेगेटिव्स था वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है, और जो पॉजिटिव्स है वो यहाँ पे हमको फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा नजर आने वाला है। एक प्रॉब्लम जो बैंक में है वो ये है, आपको बैलेंस शीट में आके दिखाता हूँ। इक्विटी कैपिटल देखिए, 3000 करोड़ से बढ़ के अभी वो 7000 करोड़ पे हो गया है। तो ये इक्विटी कैपिटल का भरना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको समझा देता हूँ इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या होता है। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने। अब मान लीजिए अगर मान लीजिए बैंक अगर 100 रुपये का प्रॉफिट करती है और सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर्स है, तो आपको दोनों में कितना मिल जाएगा, 50-50 पीस मिल जाएगा। लेकिन वही 100 रुपये के प्रॉफिट में अगर 100 इन्वेस्टर्स आ जाए तो हर प्रॉफिट जो प्रॉफिट है पर आदमी का वो 1 रुपये का हो गया। यानी कि क्या है, आपका इक्विटी यहाँ पे डाइल्यूट हो रहा है, जो कि इस बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता मुझे लगता नहीं कि बैंक बहुत ज़्यादा अप्रूव देगा। लेकिन हम लोग का जो नियर टर्म टारगेट है जो 100 के आसपास का है, वो हमको बहुत जल्द देखने मिल सकता है। लेकिन बैंक का 2-3 गुना बढ़ना का चांसेस मुझे बहुत कम लगता है पर्सनली। मैं एक्सपेक्ट तो करता हूँ बैंक अच्छा काम करेगी, लेकिन इस रीज़न की वजह से बैंक आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाने में सक्षम नहीं रहेगा। एक रीज़न हो सकता है, अगर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सारे शेयर्स को एक्यूमुलेट कर ले, पब्लिक से छीन के ले ले, जो कि आज नहीं तो कल होगा ही, तब ये बैंक वापस से बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हमको दिखा सकती है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। जहाँ पे एक टाइम पे 16 लाख इन्वेस्टर्स थे, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है 16 लाख थे, अब वो बढ़ के 32 लाख हो गया है। यानी जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है वो डबल हो चुका है। तो 16 लाख से 32 लाख जाने का मतलब क्या है दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है आपकी तरह मेरी तरह, उन्होंने भर भर के खरीदा है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप किसी भी रिटेल इन्वेस्टर से पूछिए तो 10 में से 1 जरूर बोलेगा कि हाँ मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है। और इसी वजह से जो ये बैंक है बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन बैंक अच्छा काम कर रहा है तो आज नहीं तो कल बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देगा। लेकिन ये मेरे खुद के व्यूज़ है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको इस बैंक में इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने का या इसको सेल भी करना चाहते हैं तो अपना डिसीजन खुद ही बनाइए। मेरे वीडियोज़ को आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही देखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने बात किया इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अपने सजेशंस को, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।